जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए बिना किसी देरी के आज हम लुसेंट की सेकंड चैप्टर की वर्णमाला चैप्टर के वास्तुनिष्ठ प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णमाला किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क वर्ग जितने होते हैं सब क्या होती हैं, कंठ ध्वनियाँ होती हैं। क ख ग घ अंग तक ये टोटल क्या होते हैं, हमारा कंठ ध्वनियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। यानी स्थान के आधार पर बताना है आपको मूर्धन्य ध्वनियाँ यानी कौन सी होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मूर्धन्य जो होता है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ड और ढ। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अल्प प्राण जो होता है हमारा, यानी क्या होता है 1, 3, 5 वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा क और ग। क और ग यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ञ। यानी कि जो भी होता है नासिक के व्यंजन, वर्ड का पांचवा अक्षर नासिक के व्यंजन होता है। जैसे कि ञ हो गया, न हो गया, म हो गया, ये सब नासिक व्यंजन होते हैं ज़्यादातर, यानी जो नाक और मुंह से लगभग बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, ए और ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं। ए और ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा कंठ और तालव्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य होगा। क्योंकि ये जब बोलेंगे आप ए ऐ इस तरीके से बोलेंगे तो कंठ से भी आवाज़ आएगी और हमारा ये तालु भी टकराता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आयोगवाह जो होता है ये क्या होता है, अंग और अह ये आयोगवाह होते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होगा। आयोगवाह हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अन और अह आयोगवाह ये होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन का मतलब क्या, दो शब्द जो हो यानी एक आधा आता है और एक पूरा तुरंत बाद पूरा आ जाता है। जैसे कि इसमें से कौन सा द्वित्व व्यंजन है देखेंगे तो पुनः में तो 2 बार नहीं है। ठीक है, इलाहाबाद में भी देखेंगे तो इलाहाबाद में भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो 2 बार आया हो, लेकिन दिल्ली में हम देखते हैं क्या है 2 बार आया है, यानी आधा ल और पूरा ल 2 बार आया है। यानी कि एक ही जो वर्ड होता है, ये नहीं कि ये क्या होता है 2 बार आता है। जैसे कि देखेंगे इसमें आधा ला आया है, फिर तुरंत बाद फिर पूरा ला आ गया। इस तरीके से अगर कोई भी आता है तो क्या होता है हमारा वो द्वित्व व्यंजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है हमारा, स और स ह ये व्यंजन कहलाते हैं। स ह ये व्यंजन क्या कहलाते हैं, ये हमारे व्यंजन जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, स ह अ ये व्यंजन संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, यानी जो हमारे फारसी से शब्द से लिए गए हैं वे हमारे क्या होते हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ होती हैं। जैसे इसमें देखेंगे ख और
ग, ख और ग ये क्या होते हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। ख के नीचे देखेंगे हल्का सा बिंदु है, ठीक है। ग में भी बिंदु। इस तरीके फारसी शब्द जितने ज़्यादातर होते हैं सब नवीन ध्वनियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण मतलब कि देखते हैं इसमें क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, म। देखेंगे घोष वर्ण मतलब क्या है, यानी घोष या सघोष कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, अमानक वर्ण, यानी कि जो सही तरीके से लिखा ना गया हो। जैसे देख रहे हैं कि आप भ भी सही से लिखा है, ध भी लिखा गया, ख से लिखा गया, लेकिन ये जो भ है ये अमानक वर्ण है। इस तरीके से कोई भ नहीं लिखते हैं, तो ये अमानक वर्ण में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। क, ग और ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? अभी हमने बताया कि फारसी जितने शब्द होते हैं सब क्या होते हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ होती हैं। और ये क्या होती हैं, ये और बिंदु अगर उसके नीचे आ जाता है तो क्या होता है, ये अरबी फारसी के अंतर्गत आती है। अरबी और फारसी के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52, यानी ऑप्शन नंबर सी, 52 वर्णों की संख्या टोटल है। हिंदी में 52 वर्णों की संख्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती हैं? छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण यानी ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत छह ध्वनियाँ आती हैं। यानी संयुक्त वर्ण टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखेंगे हिंदी का जो होता है ये किस तरीके से लिखा जाता है, आधा इस तरीके से, आधा क और प्लस स इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये क्या हमारा बनता है, छ बनता है, ठीक है। तो छ बनता है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क। क के बाद छ आता है, यानी आधा क लिखते हैं, जिस तरीके दिख रहे हैं आधा क इस तरीके से लिखते हैं, और ये स मिला के क्या बन जाता है, छ बन जाता है इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आधा ज और ञ। आधा ज और ञ से ज्ञ शब्द का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी स क्या है हमारा, अघोष वर्ण है, स अघोष वर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? अभी हमने बताया क वर्ग जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, कंठ होते हैं सबके। तो इसमें घ जो होता है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंठ है, ठीक। तो इसी तरीके से देखते हैं क्या होता है, जैसे कि क वर्ग जितने होते हैं सब क्या होते हैं, कंठ के अंतर्गत आते हैं, सब कंठ के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं संयुक्त व्यंजन। अभी हमने क्या बोला, छत्र है, ज्ञ है और स है और स्र है, ठीक है। इस तरीके स्र, छत्र, ज्ञ, स्र, ये सब क्या है, ये सब संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ज्ञ भी क्या, अभी आप इसके पहले पढ़े हैं, ज्ञ यानी आधा ज और यहाँ से मिलकर बनता है, और इनमें से संयुक्त व्यंजन भी ये कहलाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी ज्ञ। ज्ञ क्या होगा, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी क्या हो जाए, दंत हमारा शब्द, यानी एक कंठ होता है, दंत होता है, तालव्य होता है, इस मूर्धन्य होता है, इस तरीके से। तो क्या होगा हमारे इसमें दंत बोला है, कौन सा दंत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी,
यानी ट हमारा क्या होगा, ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, यानी ट वर्ग जितना होता आता है मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले क्या होता है, कंठ वर्ग होता है और तालव्य होता है। तो जैसे कि क वर्ग हो गया, ठीक, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, ये सब क्या होते हैं, वर्ग अलग अलग वर्ग होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंठ बोलते हैं, ठीक है। इसको तालव्य बोलते हैं, इसको मूर्धन्य बोलते हैं ट वालों को, और त वालों को क्या बोलते हैं, दंत बोलते हैं, और प वालों को खोष्ठ बोलते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब वर्ग है। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ, क्या होता है, के टी एम डी एच। के से क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ठीक। टी से तालव्य हो जाएगा, यम से क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा हमारा, डी से दंत हो जाएगा, और एच से होस्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, के टी एम डी एच करके, के टी एम डी एच करके याद कर लेंगे तो सीरियल वाइज क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, और प वर्ग हो गया। टोटल ये आपके वर्ग हैं, ठीक। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसके क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अकरांत शब्द बोलते हैं, अकरांत शब्द बोलते हैं। एक इकरांत हो शब्द होता है, यानी कि लास्ट में ई आ जाए तो इकरांत, ए आ जाएगा तो एकरांत हो जाएगा। इसी तरीके से अ आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा अकरांत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छ वर्ग किसके योग से बना है। छ वर्ग किसके योग से बना है। अभी हमने आपको इसके पहले बता दिया है क्या है, छ वर्ग हमारा जो बना होता है ये आधा क और स से मिलकर बना होता है। इसको हमने पहले ही अभी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देख सकते हैं छ हमारा किससे बना होता है, ठीक, आधा क और स से मिलकर बना होता है। ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो जब कुल स्वरों की संख्या पूछा जाए तो 13 ऑप्शन लगाएंगे। अगर केवल स्वरों की संख्या बोला जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा ये 11 हो जाएगा। केवल मूलतः अगर कहेगा, मूलतः स्वरों की संख्या पूछ लिया जाए या तो स्वरों की संख्या पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, हमारा ये 11 होगा। लेकिन कुल स्वरों की बात की जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा टोटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। स्वर कौन सा नहीं है। आप अ से लेकर अह तक क्या होता है, लगभग इस स्वर के अंतर्गत आते हैं। उसमें अयोगवाह अ और अह जो होता है ये अयोगवाह होते हैं। बाकी क वर्ग से जितने ज्ञ तक लगभग होते हैं सब क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो वही व्यंजन इसमें कौन सा है, तो यही ऑप्शन आपको देखना है। तो क्या हो जाएगा, अ भी स्वर है, उ भी स्वर है, ए भी स्वर है, लेकिन यह जो होता है ये पंचमाक्षर है क वर्ग का, ठीक है। तो ये आपका स्वर नहीं है। ये च वर्ग का जो है कि पंचमाक्षर है, ये व्यंजन के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ट वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट वर्ग कौन सा नहीं है। इसमें देखेंगे जो कंठ वर्ग, यानी कि ट वर्ग अभी हमने बताया कि क से क ख घ घ अंग तक, इस तरीके से क वर्ग हो गया। ट वर्ग पूछा गया है तो यानी कि ये मूर्धन की भी बात कर रहा है। तो ये देखने में मूर्धन लगभग ठ भी है, ड भी है, ञ भी होता है। तो ये लेकिन घ जो होता है ये क वर्ग के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर डी, घ जो होता है हमारा ये ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछा है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या अगर पूछा जाए तो क्या ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन नंबर इसमें सी, यानी कि 33 टोटल व्यंजनों की संख्या हमारे हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। और टोटल अगर वर्डों की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। स्वरों की संख्या पूछा जाए तो 11, मूलतः स्वरों की संख्या 11 है। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा 13 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर कौन सा है, ठीक। पश्च स्वर देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आ हो जाएगा। पश्च स्वर कौन सा हो जाएगा, आ हो जाएगा। यानी कि
अ ई उ री जो होता है ये अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर अ होता है, और बाकी जितने टोटल बचते हैं क्या होता है हमारे ये पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। अ ई उ री देख सकते हैं, अगर अ आता है अ ई उ री, ठीक है, इस तरीके से अगर आ जाता है, यानी ये चार केवल होते हैं अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं, और मध्य स्वर के अंतर्गत केवल एक ही आता है, अ आता है, बाकी जितने भी बचते हैं बड़ी की मात्रा वाले जितने होते हैं सब पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग हुआ है। अयोग जो होते हैं हमारे जितने भी विसर्ग होते हैं सब अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो भी होते हैं, जैसे कि संधि विच्छेद आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो विसर्ग संधि होते हैं सब क्या होते हैं अयोग वाह के अंतर्गत हैं, यानी जो बिंदी इस तरीके से जो बिंदी लगते हैं, तो इस तरीके से जो बिंदी लगते हैं ये सब अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, अभी हमने बताया था ट्रिक विथ ट्रिक के माध्यम से, जैसे के टी एम डी एच के माध्यम से बताया था, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग, तो इसमें वही पूछा गया है कि छ किस में आता है, तो छ जो होता है हमारा ये टी से, यानी ये तालव्य हो जाएगा, तो यानी ये च वर्ग दूसरे नंबर पे आता है, तो च वर्ग जो होता है तालव्य के अंतर्गत आता है, तो इसमें वही पूछा गया है च छ ज झ ञ, तो इस तरीके से आता है, तो छ जो हमारा होगा ये क्या हो जाएगा तालव्य हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छ ध्वनि जो होता है ये हमारा तालव्य के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, निम्नलिखित में से एक कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो चार संयुक्त व्यंजन टोटल होते हैं, लेकिन इसमें तीन दिया गया है, एक तो नहीं दिया गया है, एक क्या होता है जो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये त्र जो होता है ये हमारा संयुक्त व्यंजन सॉरी त्र तो होता है, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो स होगा ये क्या होता है संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है, बाकी छत्र त्र ज्ञ और श्र यानी कि चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, एक छ होता है, ठीक, और एक त्र होता है, और एक ज्ञ होता है, और एक श्र होता है, इस तरीके से ये वाला श्र, ठीक, तो ये चार आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, बाकी क्या है इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये क्या होता है संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसलिए पूछा क्या गया है कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन स आपका नहीं है। बाकी आपको बता दिए किस तरीके से ये बनता है, आधा क और स से मिलकर आपका बनता है छ, आधा ज और इ से मिलकर बनता है आपका ज, इस तरीके से ज्ञ बता है आपका बनता है। चलिए तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा होगा, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन सा है, इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो तालव्य व्यंजन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए तालव्य व्यंजन है, यानी कि क्या हो जाएगा च छ ज झ, यानी अभी इसके पहले आप पढ़ें च छ ज झ, ये सब क्या है तालव्य के अंतर्गत आएंगे, अगर KTM DH वाला आप याद कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा, पहचानने की ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, य र ल व, य र ल व ये क्या आता है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है य र ल व, ये क्या होता है अंतस्थ व्यंजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है, अभी हमने बताया क्या नाक और मुंह से क्या होता है अनुनासिक बोला जाता है, नाक और मुंह से की सहायता से क्या होता है अनुनासिक बोला जाता है। चलिए जैसे कि न म इस तरीके से बोलेंगे तो देखेंगे तो जो होता है न, इस तरीके बोलेंगे तो न और मुंह से भी आवाज़ आएगा, न और नाक से भी ऐसा लगता है घिसावट हो रही है। चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अनुनामिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनामिक इसमें दिया है सॉरी, लेकिन ये मिस्टेक है, ये क्या होता है अनुनासिक होता है, ये अनुनासिक होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसमें मिस प्रिंट है, बुक का मिस प्रिंट हो सकता है, अनुनासिक व्यंजन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं, वर्ग का पंचमाक्षर, हमने अभी जैसे इसके पहले बताया वर्ग जो पंचमाक्षर होता है ये क्या हमारा होता है अनुनासिक व्यंजन होता है, जो क्या बोलते हैं अनुनासिक जो होता है नाक और मुंह दोनों से
बोला जाता है। तो नाक से भी आवाज़ आएगा और मुंह से भी आवाज़ आएगा। अनुनासिक क्या होता है, वर्ग का जो होता है पंचमाक्षर होता है, जैसे कि ञ हो गया, न हो गया, म हो गया, सब जो लास्ट वाला अक्षर होगा ये क्या हो जाएगा, आपका अनुनासिक व्यंजन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। अब देखिए यहाँ पे स्वरों की संख्या पूछा गया है। केवल हमने अभी क्या बताया था, वहाँ पे स्वरों की संख्या पूछा जाए या तो मूलतः स्वरों की संख्या पूछा जाए तो 11, और अगर कुल स्वरों की संख्या पूछा जाए तो 13। इस तरीके से ऑप्शन टिक करेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण क्या है, और ये क्या है, कंठ से और होष्ठ से भी बोला जाता है। देखिए और बोलेंगे तो और आवाज़, गले से भी आवाज़ आएगा और आपका होठ भी हिलेगा, और बोल के चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है। भाषा निर्माण की सही इकाई का क्रम क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ध्वनि आएगा, फिर शब्द आएगा, फिर पद आएगा, फिर वाक्य आएगा। सबसे छोटी इकाई अभी हमने क्या पढ़ा, ध्वनि होता है, फिर उसके बाद ध्वनि से फिर शब्द बनता है, शब्द से फिर एक पद बनता है, पद से फिर एक टोटल वाक्य बन जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी वाक्य लिखा गया है, जैसे अनुक्रम, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं अनुक्रम लिखा है, तो ये क्या है आपका एक वाक्य हो गया। ठीक है, पद इसमें छोटा सा अगर करेंगे तो पद हो जाएगा, फिर एक छोटा छोटा करेंगे शब्द बन जाएगा। यानी देखिए अब ध्यान से समझिए, अगर जैसे कि इसमें क्या है, एक क्या है ध्वनि हो गया, ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो ध्वनि के रूप में, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो एक शब्द हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा, और टोटल यहाँ से अगर पूरा बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से उच्चारण के स्थान के आधार पर कंठ से लेकर, इसमें देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट थोड़ा हो गया है पीडीएफ के माध्यम से, तो इसमें पूरा देखते हैं। निम्नांकित में से उच्चारण के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। यानी कि कंठ से लेकर मुख तक जो विवर में जो होते हैं उच्चारित व्यंजन कौन से होते हैं, यही क्रम बताना है आपको। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंठ हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा, वर्तप से हो जाएगा, दंत हो जाएगा और होष्ठ हो जाएगा। अभी हमने जैसे बताया है क्या, के टी एम डी एच, वही एकदम क्रम आपको रखना है। वर्तप से जो होता है आपका य और ल, और वर्तप से होता है ये जो होता है आपका ल और र होता है, ये वर्तप से हो जाता है। तो बाकी ये कंठ, तालव्य, दंत, ओष्ठ, इस तरीके से के टी एम डी। देखिए वर्तप से देखिए वैसे तो आता है तो, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो हमारा मूर्धन्य है इसको वर्तप के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसमें आप पढ़ा क्या है, के टी एम डी एच के नाम से पढ़ा है। के से कंठ, टी से तालव्य, एम से मूर्धन्य या वर्तप से बोलते हैं इसको, डी से दंत बोलते हैं, और एच से होष्ठ बोलते हैं। तो वही आपको क्रम पूछा गया। तो कंठ हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा, दंत हो जाएगा, होष्ठ हो जाएगा। इसमें वर्तप से दिया है तो आप इसको चिंता मत करिए कि वर्तप से गलत दिया है, तो गलत नहीं है। कहीं कहीं वर्तप से दे देता है, कहीं कहीं मूर्धन्य देता है। तो आपको क्या राइट आंसर इसका क्या लगाना है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ये सही क्रम है। के टी एम डी एच करके याद रखेंगे तो एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रत्यय के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। प्रत्यय के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पार्श्विक। पार्श्विक क्या होता है, ये ल होगा। और लुंठित अगर पूछा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लुंठित होगा। और पार्श्विक पूछा जाए तो हमारा ये ल हो जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से ये हमारा वर्णमाला चैप्टर समाप्त होता है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।